नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है 1859 और 1860 के वर्ष में बंगाल के क्षेत्र में फैला नील आंदोलन। 1859 और 1860 के वर्ष में बंगाल में फैला नील आंदोलन। एक्चुअली अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के कुछ ज़िले जो कि आज वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में फैले हैं, उन ज़िलों के यदि मैं आपको नाम बताऊं तो जैसे आपका नदिया हो गया, फरीदपुर हो गया, ढाका हो गया, पावना हो गया, राजशाही हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, वर्धमान हो गया और 24 परगना। ये ऐसे क्षेत्र थे जो 1859-60 के वर्ष में नील आंदोलन की वजह से अशांत रहे। अब थोड़ा सा यदि मैं आपको इनका एक लोकेशन अगर बना दूं तो उससे थोड़ा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको नाम बताया, नदिया, आपका फरीदपुर, ढाका, पावना, राजशाही, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, 24 परगना। तो अगर मैं इनका एक जो है लोकेशन बनाऊं, ये आपका नदिया, फरीदपुर और आपका ढाका, पावना, मुर्शिदाबाद, फिर इधर हम लिखते हैं वर्धमान, 24 परगना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बंगाल के इन जिलों में 1859 और 1860 के वर्षों में नील आंदोलन हुआ था। अगर हम थोड़ा सा ये जान लें कि इन क्षेत्रों में ऐसी कौन सी आर्थिक व्यवस्था पिछले वर्षों से चली आ रही थी जिसकी वजह से 1859 और 1860 का वर्ष नील आंदोलन के रूप में विख्यात हुआ, तो थोड़ा सा बस हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके ऐतिहासिक आर्थिक नीतियां अगर देख लेंगे तो उससे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, हम जानते हैं कि 1793 के वर्ष से ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था की स्थापना की थी। पूरे बंगाल को बड़ी बड़ी जमींदारियों में बांट दिया गया था। ये जमींदार किसानों से लगान वसूलते और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते थे। तो पहले हम डाल दें कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था की स्थापना इस क्षेत्र में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था की स्थापना इन क्षेत्रों में हुई थी। ये जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे, कुछ अपने पास रखते थे और कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सौंप देते थे। एक्चुअली अब इसमें होता भी क्या, अब इसमें ये होता था कि ये जमींदार जो है कभी कभी जो है अपना खुद ये काम न करके, कभी कभी ये खुद ये वाला काम न करके यूरोपीय नील उत्पादक जो कि इन दिनों बंगाल के गांवों में नील कारखाने स्थापित किए थे, ये यूरोपीय नील उत्पादक इन जमींदारों से इनकी भूमियों को ठेके पर ले लेते थे। स्वाभाविक बात था कि ये यूरोपीय नील उत्पादक बंगाल के क्षेत्र में जो अपने नील कारखाने लगाए थे, उन्हें जो नील की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में इन जमींदारों से ये यूरोपीय नील उत्पादक उनकी जमीन को ठेके पर ले लेते थे। कहने का मतलब अब बस इतना है कि किसानों को यदि जो है फसल उगाना है तो उन्हें अब इन यूरोपीय नील उत्पादकों के पास जाना पड़ेगा। तो दूसरा में हम क्या लिखें कि यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उक्त जमीन ठेके पर लेना, ठेके पर
लेना। स्वाभाविक बात है कि ये यूरोपीय नील उत्पादक बंगाल के गांव में अपने नील कारखाने लगाए थे। वे केवल ठेके पर जमीन इसीलिए लिए थे कि किसानों से वे नील की खेती करा सके और जो नील उनके खेतों में उत्पन्न होगा इस कारखाने में जाकर उसका शोधन होगा। नील जो है कपड़ा रंगने में इसका इस्तेमाल होता है। तो तीसरा हम ये लिखें कि किसान फसल उगाने के लिए या खेती करने के लिए इन यूरोपीय नील उत्पादकों से जमीन पट्टे पर लेता था। किसान खेती करने के लिए इन यूरोपीय नील उत्पादकों से जमीन पट्टे पर लेता था। देखिए किसानों की थी अब ये मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जमींदारों ने अपनी जमीन इन यूरोपीय नील उत्पादकों को ठेके पर उठा दी है। तो किसानों के लिए तो अब ये मजबूरी है कि इन यूरोपीय नील उत्पादकों के पास जाएं और वो जमीन जो है पट्टे पर लें। तो मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में पिछले वर्षों से कुछ इस प्रकार की आर्थिक नीतियां चली आ रही थी। अब प्रश्न है कि जब यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था हुई, जमींदारों ने यूरोपीय नील उत्पादकों को जमीन ठेके पर दे दिया, किसान पट्टे पर इन यूरोपीय नील उत्पादकों से जमीन लेकर खेती कर रहे हैं, तो फिर समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि चूंकि ये यूरोपीय नील उत्पादक बंगाल के गांव में जो अपने कारखाने लगाए थे तो इन्हें चाहिए था नील, और ऐसी स्थिति में जब कोई किसान इनके यहाँ जमीन पट्टे पर लेने आता था खेती करने के लिए, तब उससे वे जबरदस्ती नील की खेती करवाना चाहते थे। क्योंकि किसानों के पास तो मजबूरी था, क्योंकि जो जमींदारी अधिकार था इस ठेके पर होने की वजह से वह जमींदारी अधिकार इन यूरोपीय नील मालिकों को मिल चुका था। तो ऐसी स्थिति में किसानों के पास ये मजबूरी थी कि वह पट्टे पर जमीन लेकर खेती करें, क्योंकि उनके पास उसके सिवा कोई जो है दूसरा चारा भी नहीं था। तो ये यूरोपीय नील उत्पादक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। यूरोपीय नील उत्पादक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। देखिए जो किसान है वो अपनी उपजाऊ जमीन पर जो जमीन उसे मिली हुई थी उस पर वह जो है चावल या गेहूं उगाना चाहता था। उस चावल या गेहूं से उसके खाद्यान्न की भी आवश्यकता पूरी होती और उसे उसकी बेहतर कीमत भी मिलती, लेकिन जो है उसे नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था और नील के लिए उसे उतना बाजार भाव का मूल्य भी नहीं मिलता था। तो दूसरा हम ये लिख दें कि नील का दाम भी उन्हें बाजार भाव से कम ही मिलता था। नील का दाम उन्हें बाजार भाव से कम मिलता था। देखिए ये जो यूरोपीय नील उत्पादक होते थे वे किसानों को फंसाने के लिए करते क्या थे कि पहले ही उन्हें थोड़ा बहुत रुपया वो दे देते थे और अदालती करार करवा लेते थे, अदालती समझौता करवा लेते थे कि इन्होंने हमसे पैसा लिया है अपने खेतों में नील की खेती करने के लिए। अब चूंकि इस अदालती करार में वो जो है नील का भाव जानबूझकर बहुत कम रखा जाता था। तो तीसरे में हम ये लिखें कि ये यूरोपीय नील उत्पादक अग्रिम देकर अदालती करार करवा लेते थे। यूरोपीय नील उत्पादक अग्रिम देकर
जो है अदालती करार करवा लेते थे। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि किसान वह मजबूर था नील की खेती करने के लिए। ये नील उत्पादक, यूरोपीय नील उत्पादक विभिन्न हथकंडे अपनाकर इनसे नील की खेती करवाते थे। ये यूरोपीय नील उत्पादक अपने पास लठैत भी रखे थे। उन लठैतों के द्वारा इन किसानों को वे आतंकित भी किया करते थे। तो हम अगला ये लिख दें कि लठैतों के द्वारा आतंकित अगर उस समय हम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की टिप्पणी देखें तो उन्होंने भी यह कहा था कि बंगाल के इन जिलों में जो भी कुछ समस्या है उसका मूल जड़ यह है कि ये यूरोपीय नील उत्पादक किसानों को बिना पैसा दिए ही उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। तो हम पांचवा में ये लिखें कि सरकारी नजरिया भी यह मानता है कि इस क्षेत्र में यूरोपीय नील उत्पादक जो है वो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो हम बस ये लिखें कि सरकारी नजरिया का दृष्टिकोण भी इस संदर्भ में सकारात्मक था। सरकारी दृष्टिकोण नील समस्या के प्रति किसानों के संदर्भ में था। किसानों के संदर्भ में था। फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि किस प्रकार जो है ये यूरोपीय नील उत्पादक किसानों को थोड़ा बहुत रुपया देकर अग्रिम अदालती करवा लेते हैं और उनसे भी नील की खेती करवाते हैं और जो नील वो उगाते हैं उसका भी रुपया उन्हें बहुत कम मिलता है। इन कारिंदों के द्वारा, इन लठैतों के द्वारा वह यूरोपीय नील उत्पादक किसानों को आतंकित भी करते हैं और सरकार भी यह मानती है कि इस क्षेत्र में समस्या की जड़ यूरोपीय नील उत्पादक हैं जो बिना पैसा दिए ही इनसे नील की खेती करवा रहे हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसके अगले चरण में पहुंचे तो हम ये देखते हैं कि अभी तक ये यूरोपीय नील उत्पादक किसानों को एक तरीके से थोड़ा सा कानूनी तरीके से, जैसे मैं बताया कि अदालती करार करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत रुपया दे दे रहे हैं, लेकिन बाद में ये यूरोपीय नील उत्पादक करते क्या है कि ये अदालती करार, ये अग्रिम देना भी बंद कर देते हैं। किसानों को बहुत ज़्यादा आतंकित करने लगते हैं। किसानों को अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें कोड़े से मारा जाता है, उनके बच्चों और औरतों को भी पीटा जाता है, उनके फसल, उनके घर इत्यादि को जला दिया जाता है। एक्चुअली अगर किसी एक गांव या किसी एक क्षेत्र में अगर एक काम यूरोपीय नील उत्पादक ऐसा कर दिए तो उस क्षेत्र के किसान स्वाभाविक था कि वह बहुत आतंकित हो जाते थे और मजबूर हो जाते थे नील की खेती करने के लिए। तो उग्र समस्या में हम ये लिखेंगे कि यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा किसानों को मारना, पीटना, अपहरण करना, जलाना, ये सब। यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा किसानों का अपहरण, कोड़े मारना, परिवार को परेशान करना, घर व फसल जला देना। अब प्रश्न उठता है कि इन किसानों को अदालत जाना चाहिए था जब वे ऐसा काम ये यूरोपीय नील उत्पादक अपने कारिंदों के माध्यम से, अपने लठैतों के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं तो इन्हें जो अदालत जाना चाहिए था। लेकिन अगर उस समय की हम अदालतों की बात करें तो मजिस्ट्रेट के पद पर अधिकांश मात्रा में यूरोपीय ही नियुक्त हुआ करते थे और अदालतों का निर्णय इन यूरोपीय नील उत्पादकों के पक्ष में जाता था।
और यदि मैं एक आंकड़े की बात करूं तो 1857 के वर्ष में इस क्षेत्र में 27 नील उत्पादकों और एक जमींदार को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। तो मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये किसान इतना आतंकित हैं, इसके बावजूद भी ये अदालत में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अदालतों में मजिस्ट्रेट के पद पर यूरोपी हैं। और दूसरी बात कि कुछ नील उत्पादकों, जैसे मैं आपको बताया कि 1857 के वर्ष में कुछ नील उत्पादकों, कुछ जमींदारों को मजिस्ट्रेट पद पर भी नियुक्त कर दिया गया है। अर्थात इनके पास केवल जो है मुसीबत सहना ही इन्हें था जो है। तो ये मैं यहाँ लिख दूं कि मजिस्ट्रेट के पद पर यूरोपियों की नियुक्ति और तीसरा 1857 के वर्ष में 29, मैं अभी 27 बोल दिया था, 29 नील उत्पादकों और एक जमींदार की मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति। 1857 के वर्ष में 29 नील उत्पादकों व एक जमींदार की मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्ति। तो फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इस प्रकार जो है यूरोपीय नील उत्पादक एक साधारण तरीके से उनसे नील की खेती करवा रहे थे, उसके बाद फिर वो उन्हें मारना पीटना जो है शुरू कर दिए, यहाँ तक समस्या हो जाती। अब इसके बाद अगला कदम क्या, देखिए एक्चुअली उन दिनों कालारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हेमचंद्राकर। कालारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हेमचंद्राकर। ये एक आदेश पढ़ते हैं, उस आदेश को ये गलत तरीके से पढ़ देते हैं। आदेश जैसा इन्हें ऊपर से आदेश मिला था, उस आदेश को ये गलत तरीके से पढ़ देते हैं। गलत तरीके से क्या पढ़ते हैं कि ये पुलिस को फरमान आदेश जारी करते हैं कि यूरोपीय नील उत्पादक और किसानों के बीच यदि कोई विवाद है तो जमीन पर मालिकाना हक किसानों का रहेगा और किसान अपनी मर्जी से कोई भी फसल उगा सकते हैं। न ही यूरोपीय नील उत्पादक न ही उनके कारिंदे इन किसानों को सताएं, ऐसा उन्होंने पुलिस से कहा था। देखिए कहने का मतलब यह है कि हेमचंद्राकर जो कालारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जो सरकारी आदेश गलत तरीके से पढ़ा था, उसकी तासीर क्या निकली थी? उसकी तासीर यह निकली थी बंगाल के क्षेत्र में कि सरकारी अब कानून आ चुका है कि कोई भी यूरोपीय नील उत्पादक उनसे नील की खेती नहीं करवाएगा और जमीन पर उनका मालिकाना हक रहेगा। यह तासीर फैल गई थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि हेमचंद्राकर ने तो वह आदेश गलत तरीके से पढ़ा था। तो हम ये लिख दें कि इन्होंने ये जो काम ये किया था 17 अगस्त 1859 17 अगस्त 1859 में सरकारी आदेश गलत तरीके से पढ़े, गलत तरीके से पढ़े। उससे तासीर क्या निकली? उससे बंगाल के क्षेत्र में तासीर क्या निकली कि यूरोपीय नील उत्पादकों और किसानों के बीच यदि कोई भी विवाद होता है तो जमीन पर किसानों का हक रहेगा। यूरोपीय नील उत्पादक उन्हें नील की खेती के लिए बाध्य नहीं करेंगे और पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि कोई भी यूरोपीय नील उत्पादक या उनके कारिंदे किसानों को परेशान न करे। तो यह तासीर निकल गई थी कि जमीन पर मालिकाना हक किसानों का अपनी मर्जी से फसल उगाए। यह काम पुलिस देखे, यह काम पुलिस देखे। देखिए
हेमचंद्राकर 17 अगस्त 1859 को जो आदेश पढ़ते हैं गलत तरीके से, ये गलत तरीके से उन्होंने आदेश पढ़ा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि बंगाल के क्षेत्र में यह अफवाह फैल गई थी कि सरकारी कानून आ चुका है, अब जो है इसकी स्वाभाविक बात है, इसकी प्रतिक्रिया होनी थी ही। देखिए अब इसमें होता क्या है कि जो किसान थे ये जो है प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन देना शुरू कर देते हैं कि चूंकि अब ऐसा कानून आ चुका है, लेकिन अभी भी यूरोपीय नील उत्पादक उन्हें मजबूर करते हैं नील की खेती करने के लिए, तो उन्हें रोका जाए। लेकिन वस्तु स्थिति क्या थी? वस्तु स्थिति तो थी कि ऐसा कोई कानून ही नहीं था, ऐसा कोई भी कानून नहीं था। तो अंततः किसान जो है थक हार कर फिर वह जो है इस समस्या से निजात पाने के लिए पुनः संगठित होना, पुनः एक होना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्या लिखें कि उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देना ताकि वे यूरोपीय नील उत्पादकों को रोकें कि जो है अब उनसे वे नील की खेती न करवाएं। क्योंकि अभी तो ये जो है किसान गलतफहमी में थे। प्रतिक्रिया में किसानों द्वारा उच्च अधिकारियों को ज्ञापन, उच्च अधिकारियों को ज्ञापन में क्या होगा कि इन यूरोपीय नील उत्पादकों को रोका जाए कि वे उनसे नील की खेती न करवाएं, और इन किसानों द्वारा छोटी छोटी सभाएं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि इस क्षेत्र से नील की खेती अब बंद हो गई। लेकिन यह सभी अभी गलतफहमी में ही था। दूसरा, छोटी जागरूक सभा का आयोजन। लेकिन अंततः धीरे धीरे इन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं था। हेमचंद्राकर 17 अगस्त 1859 को जो आदेश पढ़े थे वो गलत तरीके से पढ़े थे, वो भूल चूक पढ़े थे। फिर इन किसानों को लगता है कि अब इन्हें खुद एक होना पड़ेगा, खुद संगठित होना पड़ेगा, तभी जाकर वो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अंततः सितंबर महीने के प्रथम 10 दिनों में 1859 के सितंबर महीने के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के बीच के टाइम में बंगाल ये इस क्षेत्र के किसान नदिया के गोविंदपुर गांव में जुड़ते हैं। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान इकट्ठा होते हैं और वह यह शपथ लेते हैं कि अब वो किसी भी यूरोपीय नील उत्पादकों से न ही कोई अग्रिम लेंगे, न ही कोई अदालती करार करेंगे और न ही नील की खेती करेंगे। तो हम अगले में यहाँ पर ये लिखें कि सितंबर 1859 में नदिया, चलिए अभी इसे मैं हटा देता हूँ, इसके बाद इसे मैं बताऊंगा। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दोनों भाई थे और पहले ही जो है ये किसी नील कारखाने में काम करते थे। अब उसके ये भूतपूर्व कर्मचारी थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में गोविंदपुर गांव में किसान एकजुट होते हैं। गांव में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान एकजुट व निर्णय,
इनके द्वारा निर्णय क्या लिया जाता है कि न ही वो किसी यूरोपीय नील उत्पादकों से कोई अग्रिम लेंगे, कोई उनसे जो है अदालती करार करेंगे और न ही अब वे नील की खेती करेंगे। स्वाभाविक बात है कि यह स्थिति यूरोपीय नील उत्पादकों के लिए काफ़ी जो है परेशानी वाली थी। अब ये यूरोपीय नील उत्पादक इस गोविंदपुर गांव में अपने लठैतों को भेजते हैं इन किसानों को परेशान करने के लिए, इन किसानों को मारने के लिए। अंततः जो यह घटना है 13 सितंबर 1859 को, अर्थात 13 सितंबर 1859 को यूरोपीय नील उत्पादकों के कारिंदे गोविंदपुर गांव पर हमला करते हैं। किसानों और इन लठैतों के बीच जो है काफ़ी झगड़ा होता है। किसान चूंकि संगठित हो चुके थे, इन लठैतों को मारकर भगा देते हैं। यह घटना है 13 सितंबर 1859। चौथा हम लिखें 13 सितंबर 1859 गोविंदपुर गांव के किसान लठैतों को मारकर भगा दिए, देखिए इसके बाद इस क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलती है। इसके बाद यह, अभी तो ये नदिया जिले का जो है क्षेत्र था, उसके बाद यह बंगाल के अन्य हिस्सों फरीदपुर, ढाका, पाबना, मुर्शिदाबाद, राजशाही, वर्धमान और 24 परगना के क्षेत्र में यही काम होना शुरू होता है। अर्थात किसान एकजुट होकर इन नील उत्पादकों के जो कारिंदे थे, जो इनके लठैत थे, उन्हें गांव से भगाना शुरू करते हैं, नील कारखानों पर हमला करते हैं और बीच में पड़ने वाली पुलिस चौकियों पर भी हमला किया जाता है। तो अगला हम क्या लिखें 5वें में कि अब यही कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। बंगाल के अन्य जिलों में क्या होता है, लठैतों को मारना, कारखानों पर हमला करना और पुलिस चौकियों पर भी यदा कदा हमला ये करने लगे। लठैतों को भगाना और नील कारखानों पर हमला करना, नील कारखानों पर हमला करना, यदा कदा पुलिस चौकी पर हमला करना। अब हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि किस प्रकार जो है बंगाल के अन्य जिलों में नदिया से शुरू हुआ यह आंदोलन, किस प्रकार बंगाल के अन्य जिलों में यह फैलना शुरू हो गया था। देखिए, अब यूरोपीय नील उत्पादक जो है इस स्थिति से काफी वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि किसान एकजुट हो गए हैं। अब उन्होंने किसानों को पुनः एक नई चेतावनी देना शुरू कर दिया कि वे अपने जमींदारी अधिकार का प्रयोग करके, ये जमींदारी अधिकार उन्हें कब मिला था, जब ये यूरोपीय नील उत्पादक जमींदारों से उनकी जमीन ठेके पर लिए थे, तो उसी समय जमींदारी अधिकार भी इन यूरोपीय नील उत्पादकों को हस्तांतरित हो गया था। ऐसा 1793 की जमींदारी एक्ट, जमींदारी व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्था थी कि जमींदारी को जो है हस्तांतरित किया जा सकता है, उसे गिरवी रखा जा सकता है, उसे बेचा जा सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ बात करें कि जब किसान एकजुट हुए, एक तरफ से नील कारखानों पर हमला जो है आपके लठैतों को मारना पीटना, तो फिर ये यूरोपीय नील उत्पादक किसानों को धमकाते हैं कि यदि वे नील की खेती नहीं करेंगे तो वे अपने जमींदारी अधिकार का प्रयोग करके किसानों से जमीन छीन लेंगे अथवा लगान की मात्रा बढ़ा देंगे। क्योंकि किसान अब तक काफी संगठित हो चुके थे, किसानों ने लगान देना भी बंद कर दिया। तो फिलहाल बस हम यहाँ छठे पॉइंट में ये दें कि यूरोपीय नील उत्पादकों के द्वारा लगान बढ़ाने की धमकी, यूरोपीय नील उत्पादकों के द्वारा लगान बढ़ाने की धमकी। देखिए,
अब जो ये किसान थे वो काफी संगठित थे, एक हो गए थे, इनके पास लोग चंदा भी दे रहे थे। अब इस चंदे की वजह से यह जो है इन यूरोपीय नील उत्पादकों के खिलाफ अदालतों में मुकदमा भी दायर करने लगे और किसानों पर जो मुकदमे हो चुके थे, हम देख रहे हैं किस प्रकार वो लठैतों को मारे हैं, नील कारखानों पर हमला किए हैं, पुलिस चौकियों पर हमला किए थे, तो इससे उन पर भी मुकदमा हो गया था। तो ये पैसा एकत्र करके इनके खिलाफ जो मुकदमा था उसे भी लड़े और यूरोपीय नील उत्पादकों के खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा दायर किया। तो मैं अगला केवल ये लिखूंगा कि कानूनी लड़ाई लड़ना, कानूनी लड़ाई लड़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट इनका ये स्टेप था। देखिए ये मतलब अब हम इस स्थिति पर आ पहुंचे हैं कि किस प्रकार सभी किसान एकजुट हुए। बंगाल के लगभग इन जिलों में आंदोलन फैल चुका था, एकजुट हुए और एकदम इन्होंने मना कर दिया है कि अब वे कोई भी नील की खेती नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग था इस आंदोलन के प्रति सचेत था। अखबारों में सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन के द्वारा, छोटी छोटी सभाओं के द्वारा इस आंदोलन का वो समर्थन कर रहा था और सरकार को समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि किस प्रकार ये यूरोपीय नील उत्पादक बिना पैसा दिए ही किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ बंगाली बुद्धिजीवियों का नाम बताऊं, जैसे उसमें एक आते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी, इनके अखबार का नाम है हिंदू पैट्रियट। इन्होंने इस मुद्दे की काफ़ी छानबीन की थी, पूरी चीज़ों को समझा था और अपने अखबार हिंदू पैट्रियट के माध्यम से भी लगातार जो है टिप्पणी करते रहे थे कि किस प्रकार इन यूरोपीय नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं केवल एक बुद्धिजीवी का यहाँ जो है नाम लिख दे रहा हूँ, आपका जो है यहाँ पर जो है हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, इनकी अखबार का नाम है हिंदू पैट्रियट, हिंदू हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट अखबारों में लगातार लेख निकालते हैं। इसके संदर्भ में इन्हें काफ़ी जानकारी थी और ये खुद लिखते हैं कि किस प्रकार सरकार खिलाफ है, कानून खिलाफ है, अदालत खिलाफ, किसानों के खिलाफ सरकार है, कानून है और अदालतें हैं, उसके बावजूद किसानों का इस तरीके का जो आंदोलन है वह काबिले तारीफ है। और इसी सिलसिले में नील आंदोलन के सिलसिले में दीन बंधु मित्र का बंगला में नाटक है नील दर्पण। उन्होंने भी अपने इस नाटक नील दर्पण में, जो कि बंगला भाषा में है, इस समस्या को उन्होंने बारीकी से उभारा था। तो मैं अगला इसमें क्या लिखूं कि दीन बंधु मित्र का नाटक, जो कि बंगला भाषा में है, नील दर्पण। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, नील दर्पण, यह बंगला भाषा में इस समस्या को अपने इस नाटक में बहुत बारीकी से उभारे थे। तो कहने का मतलब बस अब इतना है कि किस प्रकार किसान एकजुट हुए, बंगाली बुद्धिजीवी एकजुट हुए। अंततः नवंबर 1860 में सरकार एक अधिसूचना लाती है। उस अधिसूचना में यह कहा जाता है कि यूरोपीय नील उत्पादक किसानों से कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। किसान की मर्जी होगी कि वो कौन सी फसल उगाएंगे और यदि कोई विवाद किसानों और नील उत्पादकों के बीच होता है तो उसका निपटारा अदालत ही करेगी। तो यहाँ जो परिणाम था, परिणाम में हम क्या लिखेंगे कि नवंबर 1860 में सरकारी अधिसूचना, इस अधिसूचना में क्या है कि यूरोपीय नील उत्पादक किसानों को कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे कि वो नील की खेती करें। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि नील की खेती से आज़ादी, नील की खेती से आज़ादी,
ये नील की खेती से उन्हें आज़ादी मिल गई। देखिए अब हम देख रहे हैं कि किसान किस प्रकार जो है लठैतों को भगाए थे, नील कारखानों पर हमला किए थे, इनके खिलाफ मुकदमे किए थे और अंततः सरकार खुद जो है नवंबर 1860 में अधिसूचना ला देती है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि यह आंदोलन जो सफल हुआ है उसके क्या क्या कारण थे, कुछ ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से यह आंदोलन सफल हुआ था। तो मैं इस चीज को जो है यहाँ हटा देता हूँ। यहाँ मैं पोस्टर में इसे बनाकर सफलता के कारण, सफलता के कारण पहला देखिए, पहला हम देख रहे हैं कि किसानों की एकजुटता, किस प्रकार गोविंदपुर के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में ये इकट्ठा हुए, फिर बंगाल के अन्य जिलों में यह फैल गया, कानूनी रूप से इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो पहला हम क्या लिखेंगे कि किसानों की एकजुटता और कानूनी मार्ग के प्रति जागरूक होना। एकजुटता, एकजुटता व कानूनी मार्ग, कानूनी मार्ग। दूसरा हम देख रहे हैं कि बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग, हरिश्चंद्र मुखर्जी, फिर आपके जो है दीनबंधु मित्र और अन्य जो है आपके बंगाली बुद्धिजीवी, और बंगाली बुद्धिजीवी के साथ साथ उस क्षेत्र में ईसाई मिशनरी भी इस आंदोलन को सफल बनाने में, किसानों का साथ देने में इन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैं यहाँ अगला लिखूंगा बंगाल बुद्धिजीवी प्लस मिशनरी, बुद्धिजीवी व मिशनरी। देखिए अगला, चूंकि इन किसानों की मांग क्या है, इन किसानों की मांग यह है कि वे नील की खेती नहीं करना चाह रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि बंगाल के क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाए, बंगाल के क्षेत्र से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। ये केवल मांग कर रहे हैं कि वे नील की खेती नहीं करना चाहते। तो अर्थात किसानों की मांग कानूनी ढांचे के अंतर्गत होना। तो मैं तीसरे में लिखूंगा कि कानूनी ढांचे में होना, कानूनी ढांचे में होना। देखिए जो सफलता का इनका कारण है कि किस प्रकार बुद्धिजीवियों मिशनरियों ने इनका जो काफी सपोर्ट किया, खुद किसान जागरूक थे, एकजुट थे, उन्होंने कानूनी तरीके से मुकदमे किए थे, हिंसा की घटनाएं बहुत नाम मात्र की होती थी और आपके और इनकी जो खुद की मांग थी, उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी कानून था उसके दायरे में रहकर इनकी मांगे थी, जिसकी वजह से यह आंदोलन सफल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इस आंदोलन की कमजोरी क्या थी। अगर मैं यहाँ डाल दूं जो है कमजोरी, देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन किसानों की मांग क्या थी कि वे नील की खेती नहीं करना चाहते, जबकि हकीकत यह थी कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो चरित्र था, उसकी जो आर्थिक नीतियां थी, उसकी वजह से यहाँ के किसानों को समस्या थी। लेकिन उनका ध्यान केवल तात्कालिकता पर था कि नील की खेती वे नहीं करना चाहते थे। वे बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाए, उसकी आर्थिक नीतियाँ यहाँ से समाप्त हो जाए। उनका ध्यान केवल नील की खेती न करने से था। तो कमजोरी में हम यह लिखेंगे कि मूल ब्रिटिश चरित्र को न समझ पाना, मूल ब्रिटिश चरित्र को न समझ पाना, मूल ब्रिटिश चरित्र को न समझ पाना। देखिए ये 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन है। जैसे ही हम 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे, उस समय के किसान ये पूरी तरह समझ जाते हैं कि किस प्रकार जो है यह जो है मूल ब्रिटिश चरित्र को जो है यह की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। सॉरी थोड़ा पूरा गया। चलिए अपना टॉपिक कंप्लीट है। धन्यवाद।